नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर और मैं हूं आपका दोस्त संपत तिवारी और एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। तो आज की क्लास में दोस्तों हम प्रैक्टिस सेशन नंबर 6 को देखने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हमने यूपीएससी ईपीएफओ के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया है। ऑलरेडी हमारे कोर्स को चलते हुए 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और मैंने बहुत पहले ही ये सिलेबस जो है स्टार्ट करवा दिया था आप सभी बच्चों से ये बोलकर कि 2025 में आप लोग एग्ज़ाम जो है वो दे रहे होंगे। अब जैसा कि रिक्विजिशन जा चुकी है और बहुत ही जल्द आप लोग जो है वो नोटिफिकेशन भी देखने वाले हैं 230 वैकेंसी के लिए। तो अब आप सभी बच्चों को बिल्कुल बीस्ट मोड पे आ जाना चाहिए। यदि आप इंडस्ट्रियल इस पर्टिकुलर पेपर को निकालना चाह रहे हैं तो आपको बीस्ट मोड में आ जाना चाहिए। इसीलिए नॉलेज स्काई की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। हम आपको वीडियो कोर्स जो है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से अवेलेबल करा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों को कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो कोर्स जो है वो अवेलेबल कराया जा रहा है। इसमें हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी की 38 क्लासेस आप सभी बच्चों को अवेलेबल करा दी हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग की हमारी तरफ से 30 क्लासेस जा चुकी हैं और इतनी ही क्लासेस हिंदी मीडियम के लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑडिट को हमने 6 क्लासेस में कंप्लीट करा दिया गया है और 6 ही क्लासेस में हमने हिंदी मीडियम के ऑडिट को भी कंप्लीट करा दिया है। मतलब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यमों में इन सब्जेक्ट को, इन विषयों को हमारी तरफ से जो है वो कंप्लीट करा दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम आगे क्या कर रहे हैं। तो हमने एक प्रैक्टिस सेशन करके भी एक नया चीज़ शुरू करी है और प्रैक्टिस सेशन में मैं आप सभी को क्या करा रहा हूँ, जो सब्जेक्ट हम कर चुके हैं साथ में क्वाड्रेंट 4 के सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, याद रखना एक बार फिर से, जितने सब्जेक्ट आपके होते जाएंगे प्लस क्वाड्रेंट 4 के सब्जेक्ट को यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा आप सभी बच्चों के लिए। आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस सुपरफास्ट रिवीजन सीजन को ज्वाइन कर लेना है डेली। ठीक है, ये 25 से 30 मिनट की क्लासेस हुआ करेगी। देखिए इस बार मैंने एक नया स्ट्रैटेजी अपनाई है कि मैं क्लासेस सिर्फ 30 मिनट की रख रहा हूँ और 30 मिनट की क्लासेस में मैं आपको गारंटीड वो कंटेंट दूंगा जो आपको बाकी क्लासेस में 1 घंटे या 1.5 घंटे में भी नहीं मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। आप मेरी किसी भी 30 मिनट की क्लास को उठा के देख लीजिए और किसी और यूट्यूबर की उसी टॉपिक को लेकर 1-1.5 घंटे की क्लास आप देख लीजिएगा, आपको नॉलेज स्काई पर कंटेंट जो है वो बेहतर ही मिलेगा, वहाँ से नीचे नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। इंडस्ट्रियल रिलेशन के आज हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं सुपरफास्ट मोड में। उससे पहले एक चीज़ सभी बच्चों को बता दूं कि जैसे कि अब आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आपको 15 मई तक देखने मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो हम फ्री फुल लेंथ टेस्ट जो है वो अवेलेबल कराने वाले हैं आपको। और फुल लेंथ टेस्ट पहला जो है वो 28 तारीख को, यानी मेरे 28 तारीख को मेरा बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे के दिन आप सभी बच्चों को अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ और वो ये होगा कि फ्री फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने मिलेगा। अब कई लोग ये बोलेंगे कि सर इस फुल लेंथ टेस्ट को मुझे क्यों देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि यदि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर रहे हैं तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि पेपर में हमें क्या क्या आना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट कैसे होंगे। ठीक है, तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा। क्लियर। तो आप जैसे मान लीजिए आज की डेट में पेपर हो रहा है और आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैं आज कितने पानी में और मुझे कितने आगे निकलना है। ठीक है, ये टेस्ट सभी के लिए फ्री होगा। 28 अप्रैल 2025 को टेस्ट मिलेगा दोपहर 12 बजे सभी बच्चों को। ठीक है, और ये टेस्ट कहाँ मिलेगा, तो इस टेस्ट के लिए आपको नॉलेज स्काई की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और जो 3-9 वाला कोर्स है उस कोर्स में बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो कोर्स परचेज नहीं करना है। जिन्होंने, अब ये सभी बच्चे मत सोचिए कि मैं कोर्स परचेज करने के लिए टेस्ट दे रहा हूँ, नहीं। आप कोर्स परचेज करें या ना करें, आप इस टेस्ट को फ्रीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, बस करना ये है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है आप सभी बच्चों को। ठीक है, गुड, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है सभी बच्चों को। अच्छा, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ के लिए हमने जो कोर्स एक बनाया हुआ है 399 का, बेसिकली ये कोर्स नहीं, सिर्फ पीडीएफ कोर्स है जिसमें 12 बाइलिंगुअल थ्योरी मॉड्यूल्स हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू पीडीएफ मिल रही है। आपको 1 लाइनर 18,000 मिल रहे हैं, साथ में इसमें सब्जेक्ट वाइज 1 लाइनर भी ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट जो मैं अभी अवेलेबल करा रहा हूँ वो अलग है और ये अलग है, याद रखना। ये 15 फुल लेंथ टेस्ट तो आपको मिल रहे हैं, साथ में जो इस टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये टेस्ट सीरीज़ वाले टेस्ट हैं। ठीक है, ये कैसे टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज़ वाले। यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको जो टेस्ट मिलते हैं ये पीडीएफ फॉर्म में मिल रहे हैं। पीडीएफ फॉर्म में फुल लेंथ टेस्ट हैं।
बट ये जो आपको टेस्ट मिलने वाला है ये प्रॉपर लाइव टेस्ट रहने वाला है। लाइव टेस्ट मतलब जैसे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में टेस्ट देते हैं उसी पैटर्न पर ही आपको टेस्ट मिलने वाला है, पीडीएफ टेस्ट नहीं है ये। तो इस चीज़ के लिए सभी को अवेयर रहना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। प्रॉपर 2 घंटे का ये पेपर होगा आपका, क्वेश्चंस आएंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन आएंगे, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ये जो टेस्ट है पूरा का पूरा यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी फॉर्मेट पर बनाए जाएंगे, ठीक है। इस सीरीज़ में मैं आप सभी बच्चों को लगभग 25 टेस्ट जो है वो अवेलेबल कराऊंगा एग्ज़ाम के पहले तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ में इस कोर्स के साथ आपको आपके करंट अफेयर की सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाएंगी, सारी चीज़ आपको वहाँ पर सिस्टमेटिकली मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने जो भी डाउट हैं वो लाइव चैट सेक्शन में मुझे आप शेयर कर सकते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सेफ्टी नेट प्रोविजंस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सेफ्टी नेट प्रोविजन इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सुरक्षा जाल प्रावधान निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है। अब ऑप्शन है हमारे पास एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड सेफ्टी पॉलिसी, ऑप्शन 2 है हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास एम्प्लॉय एडजस्टमेंट पॉलिसी। एम्प्लॉय एडजस्टमेंट पॉलिसी हिंदी में बात करें, दुर्घटना रोकथाम और नीति सुरक्षा नीति, नई आर्थिक नीति, कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी या फिर कर्मचारी समायोजन नीति, किसका ये एक भाग है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि नई आर्थिक नीति का क्या है, ये एक हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको बहुत शानदार मिलने वाले हैं, बाइलिंगुअल मिलने वाले हैं, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी को भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का हिस्सा नहीं है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, मतलब कौन जो है वो एक पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए है वर्क कमेटी, ऑप्शन बी है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ऑप्शन तीसरा है ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, या फिर ऑप्शन नंबर चौथा है ज्वाइंट कमेटी फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन। हिंदी में ऑप्शंस हैं कार्य समिति, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, संयुक्त प्रबंधन परिषद और नीति निर्माण के लिए संयुक्त समिति। नीति निर्माण के लिए संयुक्त समिति। अब यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर बात करनी है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं टॉपिक वाइज लूँगा, मतलब रैंडमली आपको क्वेश्चंस देखने नहीं मिलने हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज सिस्टमैटिकली यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे ताकि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसके हम क्वेश्चन कर रहे होंगे वो टॉपिक आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन आपको एट द एंड ऑफ द टाइम मिलेंगे जब हमारे एग्जाम के लिए 1-2 महीने ही रह जाएंगे। अभी टॉपिक वाइज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यदि हम बात करें वर्कर का पार्टिसिपेशन, तो भाई वर्क कमेटी में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होता है, क्यों? क्योंकि वर्क कमेटी में वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव है तो एक तरह से वर्कर्स का पार्टिसिपेशन दिख रहा है। दूसरा है ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, जो मैनेजमेंट काउंसिल होगी वहाँ पर भी वर्कर्स की तरफ से एक पर्सन होगा जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो यहाँ पर भी उनको पार्टिसिपेट कराया गया है। और ज्वाइंट कमेटी फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन, तो जो ज्वाइंट कमेटी नाम से ही क्लियर है, तो ये एक ज्वाइंट कमेटी है, तो इसमें भाई वर्कर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो इन तीनों में एक एक व्यक्ति ऐसा होगा, एक एक जो सीट होगी वो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए होगी। लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में मैनेजमेंट या अपर मैनेजमेंट या फिर ऑनर के पास ही पूरा का पूरा हाथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल इज रॉन्ग। ध्यान से समझना है, कई बार क्या होता है हम जल्दी में, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मुझसे भी फंबल हो गया था और उसे मैंने नोट को नहीं पढ़ा था, तो इट हैपन्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल इज रॉन्ग। तो हिंदी में है, संयुक्त प्रबंधन परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, कौन सा कथन जो है वो गलत है। अब हमारे पास ऑप्शन पहला है, इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इन द कंट्री, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारे पास, इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड थ्रू एनी स्टैट्यू, स्टैट्यू मतलब किसी एक्ट के जरिए नहीं आया ये, और चौथा है इट, पी गलत हो गया, इसमें इट है, इट कंसिडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट। हिंदी में ऑप्शन इसके यह केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन दूसरा है
इसे देश के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू किया गया था। तीसरा है, इसे किसी मूर्ति के माध्यम से लागू नहीं, स्टैटू हो गया, मूर्ति नहीं है दोस्तों यहाँ पर होगा किसी नियम के माध्यम से लागू नहीं किया गया। और चौथा, यह श्रम और प्रबंधन के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। कौन सा सही होगा स्टेटमेंट? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट इन द कंट्री। भारत में जितनी भी, हमारे देश की टेरिटरी में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी पर ये समान रूप से लागू होता है। क्या लागू होता है? याद रखना है। कौन सी बात हो रही है? ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल की, है ना, कि क्या ये लागू होता है? तो भाई समान रूप से लागू ये नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप हमारे पीडीएफ कोर्स को परचेज करना चाहते हैं या आप डेली या मंथली करंट अफेयर पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं या आप हमारे क्लास नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, आपको नॉलेज स्काई एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। सारी फ्री और पेड पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल हैं। क्लासेस की, यूट्यूब क्लासेस की भी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का जो फ्री टेस्ट मिलने वाला है, जो लाइव मॉड्यूल पर रहने वाला है टेस्ट एनवायरनमेंट के साथ, वो 28 तारीख को है, 28 अप्रैल को मिलने वाला है मेरे जन्मदिन के दिन, एक गिफ्ट के तौर पर। तो सभी बच्चे बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन बॉडी और मशीनरी इन यूएसए। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक संबंध निकाय और मशीनरी कहा जाता है? ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को कहा जाता है, नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड को कहा जाता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। हिंदी में इसके ऑप्शन पढ़े तो श्रम मंत्रालय को, राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड को, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन जो है इसका बिल्कुल सही होगा? तो इसका सही कथन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु फॉर्म द बॉम्बे मिल हैंड वर्कर्स एसोसिएशन। मैं बोलूँ ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बॉम्बे मिल हैंड वर्कर एसोसिएशन का गठन किसने किया था? मेरा क्वेश्चन खत्म हो उससे पहले मुझे आंसर्स की झड़ी लग जानी चाहिए लाइव चैट सेक्शन में। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है सोराबजी शाहपुरी बंगाली ने, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, तीसरा ऑप्शन है NM लोखंडे ने, या फिर चौथा ऑप्शन है VV गिरी ने। ठीक है, बॉम्बे मिल हैंड वर्कर एसोसिएशन का गठन किसने किया था? इन चारों में से। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हम बात कर लेते तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, NM लोखंडे। देखो, जब भी इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात आएगी, इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए किसी भी फॉर्मेशन की बात आएगी, तो प्राइमरी ऑप्शन आप NM लोखंडे को याद रखें। देखो, जो भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा वो NM लोखंडे से ही रिलेटेड होगा 80% इंडस्ट्रियल रिलेशन में। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन में यदि किसी ने शुरुआत करी थी एक अच्छे तौर पर, तो वो NM लोखंडे साहब ही थे। इनका बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्रियल रिलेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा आंसर यही होगा, लेकिन 80% केसेस में यदि आप ब्लाइंड स्पॉट में आ जाए, मतलब मान लीजिए आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है या आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने नहीं पढ़ा है, मान लीजिए वो ठीक ठाक तरीके से पढ़ के नहीं गया, और आपको यदि तुक्का भी लगाना है तो आप NM लोखंडे लगाएंगे यदि इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस के संबंध में किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाए जिसने कुछ अच्छा काम किया है तो, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है, चलो साथ ही मैं बता दूं कि नॉलेज स्काई पर हमारा एक कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है जो कि वीडियो कोर्स है। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हमने बहुत सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दिया है, तो उस सिलेबस को ज़रूर एक बार ही देखेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री द ट्रेड यूनियन मूवमेंट बिगेन विद इंडस्ट्रियल यूनियन। किस देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत औद्योगिक संघों के साथ हुई थी? तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन विच कंट्री द ट्रेड यूनियन मूवमेंट बिगिंस विद इंडस्ट्रियल यूनियन, मतलब इंडस्ट्रियल यूनियन के साथ जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है वो शुरू हुई थी किस देश में? ब्रिटेन में हुई थी, अमेरिका में हुई थी, इंडिया में हुई थी, या फिर कनाडा में हुई थी? इनमें से किस देश में ऐसा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे।
अब आप सही बच्चों को फटाफट से इसके आंसर देने हैं। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की यदि मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिया, हमारे प्यारे भारत में। हमारे भारत में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल यूनियन और ट्रेड यूनियन मूवमेंट साथ में शुरू हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वे वही दौर था जब हम फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी फाइट कर रहे थे। ये वही दौर था जब हमारे जो समाज सुधारक थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो सोशल कंडीशंस को, सोशल एविल्स से भी फाइट कर रहे थे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें एक साथ ही शुरुआत हुई थी, है ना। हम सभी ने देखा है कि कई बार मिल की जो लड़ाई थी वो आगे बढ़कर एक स्वतंत्रता संग्राम, एक फ्रीडम स्ट्रगल में कन्वर्ट हो गई थी। और ऐसे एक नहीं ढेरों एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, जो कि इसके सपोर्ट में एक एविडेंस के तौर पर काम करता है हमारे लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following legislation deals with collective bargaining in USA? निम्नलिखित में से कौन सा कानून संयुक्त राज्य अमेरिका में सामूहिक सौदेबाजी से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास लेबर मैनेजमेंट एक्ट, रिलेशन एक्ट, यानी कि श्रम प्रबंधन संबंध अधिनियम। ऑप्शन बी है लैंड्रम ग्रिफिन एक्ट। ऑप्शन नंबर सी है ओएसडीसी एक्ट, और ऑप्शन नंबर डी 4 है नन। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहले तो ये समझो कि सामूहिक सौदेबाजी है क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या। देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग, पहली चीज़ तो ये है, देखो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है ट्राइपार्टाइट सिस्टम और दूसरा होता है बायपार्टाइट सिस्टम। इनिशियली शुरुआत में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन था ये एक बायपार्टाइट सिस्टम था। बायपार्टाइट सिस्टम से मतलब ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्री होती थी, यानी कि मैनेजमेंट होता था, और दूसरी तरफ वर्कर्स होते थे। तो दो लोग बैठते थे, दो पार्टियां बैठती थी और अपनी चीज़ों को डिस्कस करती थी, तो ये बायपार्टाइट सिस्टम हो गया। फिर ट्राइपार्टाइट सिस्टम आया जब इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गया। मतलब ये था कि अब यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री या मैनेजमेंट है, यहाँ पर आपके वर्कर या वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पर गवर्नमेंट बैठ गई। अब ये तीनों मिलकर किसी भी इशू को जो है वो सुलझाते थे। यहाँ पर गवर्नमेंट से मतलब गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, वर्कर से मतलब वर्कर का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, इंडस्ट्री से मतलब इंडस्ट्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो अब ये तीन पार्टियां आ गई इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए इसको ट्राइपार्टाइट सिस्टम बोला गया। सामूहिक सौदेबाजी मुख्य तौर पर बायपार्टाइट सिस्टम का एक हिस्सा है, लेकिन इसे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है ट्राइपार्टाइट सिस्टम में, ये याद रखना है। ओरिजिनली इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायपार्टाइट सिस्टम। तो क्या होगा, यहाँ पर इंडस्ट्री के लोग बैठेंगे, यहाँ पर वर्कर्स बैठेंगे, और ये आपस में डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग करेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे कि भाई थोड़ी सी बात तुम मेरी मान लो, थोड़ी सी बात मैं आपकी मान लेता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें मैं एडजस्ट करता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें आप एडजस्ट करो, और इस तरह से वो एक कंक्लूजन पर पहुँचेंगे, ठीक है। और इसी चीज़ को यदि सक्सेसफुली कर लिया जाएगा तो इसे बोला जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि सामूहिक सौदेबाजी। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग यूएसए में कौन सा एक्ट रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट जो है यूएसए में कलेक्टिव बार्गेनिंग या फिर सामूहिक सौदेबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया नॉट ट्रू। मतलब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। भारत में आर्थिक सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें, पहले तो ऑप्शन देखने की क्या है। पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन जुलाई 1991, यानी कि आर्थिक सुधार जुलाई 1991 में शुरू हुए। दूसरा है द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस लीड टू द हरीड इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लान, है ना, जो भुगतान संकट था उसने जल्दबाजी में इसका परिचय कराया। तीसरा ऑप्शन है एलपीजी वर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और जो एलपीजी थे ये इकोनॉमिक रिफॉर्म या आर्थिक सुधारों के 3 महत्वपूर्ण पहलू थे या चीज़ें थी। और चौथा, इट हैड लीस्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसका मानव संसाधन प्रबंधन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा था। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सभी बच्चों को तरीके से आंसर देना है, जब तक मैं पानी पी रहा हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग।
चलिए तो बात कर लेते हैं हम इसके आंसर की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में भारत में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं था कि भाई ह्यूमन रिसोर्स पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। उसे हम समझ लेते हैं कैसे। देखो, पहली चीज़ तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जुलाई 1991 में शुरू हुए थे जब क्राइसिस आया था। बिल्कुल इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लान, क्योंकि भाई एकदम से बैलेंस क्राइसिस आ गया था, भारत मतलब बैंकरप्ट होने वाला था एक तरह से। और एलपीजी 1991 से शुरू हुआ था। यहाँ पर एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, यहाँ पर एलपीजी से मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि भारत ने दुनिया के लिए, दुनिया के बाजार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। मतलब 1991 से पहले विदेशी कंपनियां भारत में निवेश नहीं कर सकती थी, फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन आज आप देखते हो बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में हैं। तो ये एलपीजी की वजह से ही पॉसिबल हो सका है दोस्तों। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन सिनारियो इन इंडिया। भारत में वर्तमान औद्योगिक संबंध परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब भारत में करेंटली इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो कंडीशन है उससे रिलेटेड यदि हम बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इनमें से वो सही नहीं है, ये पूछा गया है। विच विल बी रॉन्ग। ठीक है, चलो समझते हैं। पहला है नंबर ऑफ स्ट्राइक्स आर डिक्लाइनिंग, यानी कि जो हड़ताल है उनकी संख्या घट रही है। ऑप्शन बी है रेट ऑफ यूनियनिज्म इज इंक्रीजिंग, यानी कि जो संघवाद है, जो यूनियन बनने की प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ रही है। तीसरा है नंबर ऑफ लॉकआउट्स आर हायर देन नंबर ऑफ स्ट्राइक, तालाबंदी की संख्या हड़तालों की संख्या से अधिक है। और चौथा है वेजेस गेटिंग रिवाइज्ड रेगुलरली, और वेतन नियमित रूप से संशोधित हो रहा है। और क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। अब आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो। ये एक सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कि रेट ऑफ यूनिज्म इज इंक्रीजिंग, संघवाद बढ़ रहा है, ये सही नहीं है। बाकी की चीज़ें सही हैं, यानी कि स्ट्राइक घट रही हैं। आप सभी लोग देखते होंगे कि भाई हड़तालें हमें देखने मिलती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं देखने मिलती जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो लॉकआउट्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्राइक। और तीसरी चीज़ है जो वेजेस हैं वो रिवाइज हो रहे हैं रेगुलरली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द ऑनगोइंग ग्लोबलाइजेशन इन द कंट्री नीड्स रिफॉर्म्स इन आवर लेबर लॉज। देश में चल रहे वैश्वीकरण को हमारे श्रम कानूनों में सुधार की ज़रूरत है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट, ऑप्शन बी ट्रेड यूनियन, ऑप्शन सी एम्प्लॉय एसोसिएशन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ह्यूमन राइट कमीशन। सरकार, मजदूर और मजदूर संघ, कर्मचारी संघ, या फिर मानवाधिकार आयोग। द ऑनगोइंग ग्लोबलाइजेशन इन कंट्री नीड्स रिफॉर्म्स इन अवर लेबर लॉज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेबर एंड ट्रेड यूनियंस में हमें बदलाव करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इनकी थिंकिंग में, इनकी फिलॉसफी में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सिमिलर स्ट्रक्चर दैट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किसकी संरचना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समान है? कैंटीन मैनेजिंग कमेटी, स्टैंडिंग लेबर कमेटी, सेफ्टी कमेटी, या फिर वर्क कमेटी। इनमें से किसका जो स्ट्रक्चर है वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के समकक्ष है या सेम है, सिमिलर है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्थायी श्रम समिति, यानी कि स्टैंडिंग लेबर कमेटी। इसका स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी कि ये कब बना था, पहला क्वेश्चन है।
और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। दोनों क्वेश्चन के आंसर फटाफट से करने लाइव चैट सेक्शन में कि भाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। दोनों क्वेश्चन के आंसर फटाफट से सभी बच्चे देंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु वॉज नॉट द फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम? मैनेजर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर कमिटीज़ एंड देयर एसोसिएशन। हिंदी में हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि औद्योगिक संबंध प्रणाली के नए ढांचे के अनुसार कौन सा एक कारक नहीं है। ऑप्शन पहला है प्रबंध और उसके प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और उनका संगठन, विशिष्ट सरकारी एजेंसियां, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है समितियां और उनका संघ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कमिटी एंड देयर एसोसिएशन, समितियां और उनका संघ। ठीक है, ये एक फैक्टर नहीं है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस आज के ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि नॉलेज का एप्लीकेशन को इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 28 अप्रैल को आपको पहला टेस्ट देना है। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे।